हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 25। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रकृतिवाद के संदर्भ में शिक्षा के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं। प्रकृतिवाद शिक्षा के गुण एवं दोष निम्नलिखित है। प्रकृतिवादी शिक्षा गुण। प्रकृतिवाद ने शिक्षा एवं ज्ञान की लगभग समस्त शाखाओं को प्रभावित किया। आधुनिक शिक्षा को प्रकृतिवाद ने जिस रूप में जीवित किया उसकी प्रमुख गुण एवं दोषों का विवेचन निम्नलिखित है। दोस्तों, प्रकृतिवाद की जो शिक्षा है उस तरह से अनुभव के आधार पर बालक अच्छे से सीखता है। इन सारे गुणों पर यहाँ पर हमें देखना है। इसमें नंबर 1 है आपका बाल मनोविज्ञान का विकास। प्रकृतिवाद बाल केंद्रित प्रणाली है। इसके अनुसार बालक को उसकी प्रकृति अथवा नैसर्गिक प्रवृत्तियों, भावों तथा उद्वेगों के अनुसार विकसित करने पर बल दिया जाता है। इससे बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ तथा आधुनिक शिक्षण में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां विकसित हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक की जो प्रकृति है, उसकी जो भी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, उसके भाव और उसके जो भी संवेग हैं उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है प्रकृतिवाद के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये प्रकृतिवाद का गुण है कि आज बाल मनोविज्ञान जो है, जिसकी वजह से छात्रों को उनके अनुसार, उनके व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो ये बाल मनोविज्ञान जो है प्रकृतिवाद की ही देन है। नंबर 2 हम देखें, अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर बल। प्रकृतिवाद विषय प्रधान पाठ्यक्रम के विरुद्ध अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम का समर्थन करता है। तो यहाँ पर विषय प्रधान पाठ्यक्रम का विरोध किया जाता है प्रकृतिवाद के अनुसार, और अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम का समर्थन किया जाता है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में बालक के अनुभव को सम्मिलित किया जाता है तथा पाठांतर तथा सहगामी क्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है। इसके लिए आधुनिक शिक्षा प्रकृतिवाद के लिए आभारी है। दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो प्रकृतिवाद का प्रयोग आधुनिक शिक्षा में भी किया जाता है कि प्रकृतिवाद की जो भी शिक्षा प्रणाली है, जिसके माध्यम से अनुभव प्रधान पर अधिक बल, एक तरह से अनुभव की शिक्षा, जिससे बालक अनुभव के माध्यम से अपने कार्यों के द्वारा सीखता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 3, अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। प्रकृतिवाद का नारा है व्यक्तिगता, क्रिया एवं स्वतंत्रता। अतः प्रकृतिवाद दमन का विरोध करके बालक के स्वाभाविक विकास हेतु अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करता है और एवं बालक को अपने किए का फल भोगने दो के सिद्धांत पर अनुशासन की व्यवस्था करता है। आधुनिक शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता केवल प्रकृतिवाद के देन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें व्यक्तिगता, क्रिया एवं स्वतंत्रता, इसमें बालक की स्वतंत्रता ही केवल आधुनिक शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता केवल प्रकृतिवाद की देन है, और अनुशासन और ये सारी चीज़ें अब शिक्षक के माध्यम से या पेरेंट्स के माध्यम से निर्भर करती हैं। नंबर 4 हम देखें, शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन। प्रकृतिवाद ने बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित करने पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। विभिन्न शिक्षण पद्धतियां जैसे ह्यूरिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, निरीक्षण पद्धति, खेल पद्धति एवं मॉन्टेसरी पद्धति प्रकृतिवाद की ही देन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो भी प्राकृतिक रूप से शिक्षण ग्रहण करते हैं उसमें सारी चीज़ें आती हैं, और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि स्वतंत्रता और अनुभव भी। तो यहाँ पर विभिन्न शिक्षण विधियाँ, ह्यूरिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, निरीक्षण पद्धति, खेल पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति, ये सारी पद्धतियाँ ही प्रकृतिवाद की ही देन है। नंबर 5 हम देखें, समाजशास्त्र एवं समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। समाज एवं समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन का जन्म प्रकृतिवाद से ही हुआ। यही नहीं, प्रयोजनवाद का जन्म भी प्रकृतिवाद से समझा जाता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कहा जा सकता है कि प्रकृतिवाद में ऐसे प्रशंसनीय गुण हैं जिसके कारण शिक्षकों एवं शिक्षाविदों को शैक्षिक कार्य में बड़ी सहायता एवं प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा प्रकृतिवाद के क्या गुण हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रकृतिवाद के दोष की तरफ। प्रकृतिवाद के दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है वर्तमान उपयोगिता पर बल।
प्रकृतिवाद वर्तमान उपयोगिता पर अधिक बल देते हुए केवल उसी ज्ञान को सीखने का समर्थन करता है जो केवल सीखने के समय ही लाभप्रद हो। अतः प्रकृतिवादी शिक्षा में भविष्य तथा परलोक की तैयारी तथा आध्यात्मिक गुणों का कोई महत्व नहीं था। दोस्तों यहाँ पर इसके पहले भी जो हम प्रकृतिवाद के विषय में डिटेल पढ़ रहे थे, तो प्रकृतिवाद आत्मा, आध्यात्मिक और ईश्वर इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। उसके लिए केवल प्रकृति ही उसकी शिक्षक है। बालक के जन्म से ही प्रकृति के माध्यम से सारे गुणों को सीखता है। तो यहाँ पर हम देखें तो वर्तमान या भविष्य के बारे में प्रकृति की कोई भी तैयारी नहीं होती है। वो जो है एक तरह से हम कह सकते हैं जो वर्तमान के लिए ही वो जीता है। वर्तमान के अलावा उसका भविष्य के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखें पुस्तकों की अवहेलना। प्रकृतिवाद इस बात पर बल देता है कि बालक की शिक्षा उसकी क्रियाओं तथा जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है, परंतु केवल क्रियाओं या जीवन के अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखें परंतु केवल क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा ही बालक की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। हम उन सभी पुस्तकों को जो हमारी सभ्यता तथा संस्कृति की भंडार है, शिक्षा का माध्यम है, को कैसे छोड़ सकते हैं। बालक की शिक्षा के लिए जहाँ स्वयं करके सीखना शिक्षा के एक उपयुक्त पद्धति है, वहीं पुस्तकों की अवहेलना करना महामूर्खता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे प्रकृतिवाद में पुस्तकों की अवहेलना की गई। बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, लेकिन अगर हम बात करें जो पुस्तकें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे एक तरह से कह सकते हैं परंपराओं से संबंधित है, हमारे जो महान विचारक हुए हैं या फिर कह सकते हैं लेखक हुए हैं या आदर्श प्रस्तुत करने वाले जो महान लोग हुए हैं, तो अगर हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से पीछे रह जाएंगे। तो बालक की शिक्षा के लिए जहाँ करके सीखना शिक्षा की एक उपयुक्त पद्धति है, वहीं पुस्तकों की अवहेलना करना महामूर्खता की बात कही गई। नंबर 3 हम देखें शिक्षक का कोई महत्व नहीं। प्रकृतिवाद शिक्षक को ऐसे मित्रता सहायक के रूप में देखता है जिसका कार्य बालक के लिए स्वतंत्र वातावरण उपस्थित करना तथा उसके विकास का निरीक्षण करना है। शिक्षक के प्रति प्रकृतिवाद का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें बालक को स्वतंत्र रूप से अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने की बात होती है प्रकृतिवाद में, और शिक्षक का यहाँ पर देखें तो शिक्षक एक सहायक या मित्र के रूप में ही देखा जाता है। वहाँ पे वो निर्देशन का कार्य नहीं कर सकता है। वो एक तरह से यहाँ पर हम देखें जो प्रकृतिवाद है केवल बालक के लिए स्वतंत्र वातावरण उपस्थित करना था, उसके विकास की निरीक्षण करना, यहाँ पर कोई महत्व एक तरह से शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। बस केवल उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना ही एक शिक्षक का कार्य होता है। तो शिक्षक के प्रति प्रकृतिवाद का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। नंबर 4 हम देखें प्रकृतिवाद बालक को प्रकृति के पथ पर चलने के लिए अनियंत्रित स्वतंत्रता से बालक में आत्म प्रकाशन की भावना विकसित होगी। इससे वह आत्माभिव्यक्ति से वंचित रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो आत्माभिव्यक्ति की होती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से शिक्षक के माध्यम से या फिर अपने से बड़ों के माध्यम से। तो जब बालक को पूरी स्वतंत्रता रहेगी तो वो गलत पथ पर भी जा सकता है, एक तरह से वो अनियंत्रित होगा। तो इसलिए ये जो भी बालक आत्माभिव्यक्ति करता है उससे वो वंचित रह जाता है। नंबर 5 हम देखें पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व। प्रकृतिवाद विज्ञान की शिक्षा पर बल देता है। हर्बर्ट स्पेंसर नामक सीमांतस्थ प्रकृतिवादी ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व दिया तथा साहित्यिक विषयों को गौण रखा। बालक की शिक्षा में जहाँ एक और वैज्ञानिक विषयों का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए तथा दूसरी ओर कला तथा साहित्य को भी समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो प्रकृतिवादी विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर ने जो अपनी शिक्षा प्रकृतिवाद की शिक्षा
या पाठ्यक्रम के बारे में जो भी कहा, तो उसमें उन्होंने विज्ञान को अधिक प्राथमिकता दी अपेक्षाकृत साहित्य और कला के। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मानव जीवन में या बालक के जीवन में हर सब विषय का अपना महत्व है। केवल साइंस ही यहाँ पर या विज्ञान ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि साहित्य और कला को भी महत्व देना चाहिए। नंबर 6 हम देखें, शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल। प्रकृतिवाद केवल शारीरिक शिक्षा पर बल देता था, बालक के सामाजिक तथा नैतिक विकास की अवहेलना करना। वास्तव में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी समझ शक्तियों का विकास होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, प्रकृतिवाद ने शारीरिक शिक्षा पर तो बल दिया, लेकिन साथ ही सामाजिक तथा नैतिक विकास की इसने अवहेलना की। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है, या एक बालक का सर्वांगीण विकास उसके सारे तत्वों से मिलकर होता है, चाहे वो नैतिक हो या शारीरिक हो या मानसिक हो या फिर सामाजिक हो। तो यहाँ पर सामाजिक और नैतिक पक्षों की अवहेलना करके केवल शारीरिक पक्ष की तरफ ही ध्यान दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।